हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द ब्रेन बाइट। तो आज के वीडियो में हम जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है बीएनएस का सीरीज़, तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ से। हम पहले लेक्चर में जो है वो लेक्चर 1 में 1 to 20th सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 20 बीएनएस का। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 21 अप टू सेक्शन नंबर 33 ऑफ बीएनएस। तो ये सारे के सारे 33 हमारा लास्ट सेक्शन है, जो आईपीसी का सेक्शन नंबर 95 हुआ करता था। तो 33 नंबर सेक्शन अपना लास्ट सेक्शन है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही हमने स्टार्ट किया था जनरल एक्सेप्शंस पढ़ना बीएनएस में, कि ऑर्डर जो है आईपीसी में जो जनरल एक्सेप्शंस की ऑर्डर हुआ करती थी, बीएनएस में ऑर्डर सेम दी गई है, सिर्फ सेक्शन नंबर जो है वो अभी चेंज हुआ है, क्योंकि बीएनएस का जो एक्ट है वो 358 सेक्शंस का है। तो आइए, और मैं और स्पॉइलर बकवास नहीं करना चाहती, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ सेक्शन नंबर 21, जो पहले आईपीसी का सेक्शन 83 हुआ करता था। बेसिकली सेक्शन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है पहले वाले सेक्शन से, यानी सेक्शन 20 से 20 और 21 बीएनएस के सिमिलर ही है, जैसे अपना 82 और 83 थे। तो बेसिकली सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस स्टेट्स एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउ 7 years एंड अंडर 12 years ऑफ इमैच्योर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे कि हमने सेक्शन 20 में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऐसे बच्चे ने जो 7 साल के ऊपर है और 12 साल के नीचे है, उसने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया, तो उस एक्ट को लॉ ऑफेंस नहीं मानता है। तो इसी को कंटिन्यू करके सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि अगर वो जो बच्चा है वो 7 और 12 साल के बीच में है, जिसने सर्टन ऑफेंस किया हुआ हो, तो वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा, उस एक्ट को ऑफेंस माना नहीं जाएगा, बीएनएस उसको ऑफेंस नहीं मानेगा। अगर करने वाला जो चाइल्ड है, जो 7 और 12 के बीच में साल के बीच में है, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही इज़ डन, अगर उसने क्या किया है, उसने जो एक्ट किया है उसका क्या परिणाम है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जानना वो ये नहीं जान सकता है, वो कैपेबिलिटी उसके पास जानने की है नहीं, तो उस चीज़ को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन 21 ऑफ बीएनएस, जो कि आईपीसी का अपना सेक्शन 83 था। नाउ विल मूव ऑन टू सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस। तो जो सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस है वो कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ये पहले हम जब आईपीसी में पढ़ते थे ये सेक्शन 84 पढ़ते थे, जैसे कि मैंने बोला जनरल एक्सेप्शंस की ऑर्डर नहीं बदली गई है। तो एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी पर्सन जो एक एक्ट करता है जो कानून के नज़रों में गलत है, पर वो करने वाला जो इंसान है वो आइदर पहले से ही, बहुत समय पहले से ही या कुछ समय पहले से ही अनसाउंड माइंड का पर्सन है। अनसाउंड माइंड, या तो वो पार्टली साउंड होता है, पर जब उसने वो एक्ट किया उस दौरान वो अनसाउंड माइंड का था, तो उस ऑफेंस को एक गुनाह ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बिकॉज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज़ अ डिफेंस गिवन अंडर जनरल एक्सेप्शंस। आईपीसी पढ़ते थे तो याद है हमने एक केस स्टडी किया था इस पे, मैकनॉटन्स रूल। अब मैकनॉटन्स रूल क्या है ये जानने के लिए हमारे शॉर्ट्स में जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएनएस ये कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टली अनसाउंड हो या पूरा अनसाउंड हो, यानी कि बेसिकली कैसा भी हो, आधा या पूरा, उस एक्ट करने के दौरान अगर वो अनसाउंड माइंड का था, तो लॉ ऐसा माना जाए, तो लॉ ऐसा मानता है कि वो जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है, उसके लिए शायद ही कम सज़ा है, शायद उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा या शायद उसको रिहैब में डाला जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन। अब हम देखते हैं सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस। सो सेक्शन 23 ऑफ बीएनएस सेज एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। अभी ये सेक्शन हम सेक्शन नंबर 85 में पढ़ते थे आईपीसी के। तो सेक्शन 23
ऑफ बीएनएस का ये मतलब हुआ कि मान लो मुझको इंटॉक्सिकेट किया गया है, यानी कि मैं नशे में हूँ और मैंने कुछ कर दिया, मेरे हाथ से कुछ हो गया। सपोज़ मैं नशे में हूँ और मैंने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रैश ड्राइविंग करके नशे में। पर अब ये जो मुझे नशा करवाया था, ये मैंने खुद से विथ माई ओन विल एंड विश नहीं किया था, ये किसी ने ज़बरदस्ती किया था मेरे ऊपर। और फिर उसके वजह से मैंने रैश ड्राइविंग की और मैंने किसी को उड़ा दिया। या तो ये मैं खुद होती तो ये मैं नहीं करती। तो इस इंसिडेंट के, अगर ये ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए कि जिसके वजह से मैं खुद से इंटॉक्सिकेशन नहीं हो रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, इंटॉक्सिकेट खुद को नहीं कर रही हूँ, कोई बाहर का आके मेरे कंसेंट के बगैर अगेंस्ट माई विश एंड विल मुझे इंटॉक्सिकेट करता है और उस नशे में मैंने किसी का कुछ नुकसान कर दिया, किसी को मार दिया, तो आई कैन प्लेस माई सेल्फ, आई कैन डिफेंड माई सेल्फ एंड प्लेस माई सेल्फ इन द जनरल एक्सेप्शंस ऑफ BNS विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 23। तो फिर वो ऑफेंस इतना मर्डर नहीं माना जाएगा जो अदरवाइज मर्डर होता। अगर मेरा इंटेंशन होता तो उसको भी हम नेक्स्ट सेक्शन में ठीक से पढ़ेंगे। अगर मैंने खुद के विलन विश से कुछ इंटॉक्सिकेशन लिया है, मेरा इंटेंशन है किसी को मारने का, तो वो मर्डर में आता है। अगर किसी और ने मुझे इंटॉक्सिकेट किया है और मेरा इंटेंशन नहीं था उसको मारना, पर अगर मेरे हाथों वो मर गया और किसी और ने मुझे इंटॉक्सिकेट किया था, तो वो मर्डर में नहीं आएगा। इनफैक्ट वो जनरल एक्सेप्शन में आएगा, क्योंकि किसी और ने ये किया था, मैंने खुद नहीं किया था। यही अगर मैंने खुद से ही इंटॉक्सिकेशन किया है, मैंने खुद से ही नशे किए हुए हैं और मैं गाड़ी चला रही हूँ, उन्हीं नशों में मैंने रैश ड्राइविंग करके किसी को उड़ा दिया, तो अब क्या? तो अगर मेरा इंटेंशन है उसे मारने का और मैंने खुद को इंटॉक्सिकेट करके, मैंने खुद कुछ सब्सटेंस को सब्जेक्ट होके, अगर मैंने कुछ सब्सटेंस लेके नशे में अगर मैंने किसी को ठोक दिया, तो वो विथ माई ओन विल एंड विश एंड माई इंटेंशन उसको मर्डर माना जाएगा। पर अगर मैंने सिर्फ इंटॉक्सिकेट किया खुद को, मैं नशे में हूँ और मैंने विदाउट एनी इंटेंशन किसी को उड़ा दिया, तो वो आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के डेफिनेशन में, नॉट मर्डर, बिकॉज वहाँ पे इंटेंशन नहीं था। और यही कहता है हमारा अगला सेक्शन 24 ऑफ BNS, जो पहले था सेक्शन 86 ऑफ IPC। विद इन 1 मिनट हम छोटा सा जो नैरो गैप है ना, नैरो लाइन है ना दोनों सेक्शंस में, वो पढ़ लेंगे। दैट इज़ सेक्शन 23 और 24। तो 23 कहता है किसी और ने मुझे इंटॉक्सिकेट किया और मेरे हाथों कुछ हो गया, तो मेरे पास ये जनरल डिफेंस है कि ये मैंने खुद से नहीं, ये अगेंस्ट मेरे विल एंड विश, अगेंस्ट मेरे कंसेंट किया गया था। तो मैं डिफेंड कर सकती हूँ खुद को, मैं एक्सेप्शन में आती हूँ। यही चीज़ सेक्शन 24 कहता है किसी और ने नहीं, मैंने खुद ही नशे किए और मैंने गाड़ी चला के किसी को उड़ा दिया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में होता है। मैं सिर्फ ये डिफेंस ले सकती हूँ कि मेरा इंटेंशन नहीं था। पर अगर मैंने इंटॉक्सिकेट किया, या किया और ना किया हो, और मेरा इंटेंशन है किसी को मारने का, तो फिर मेरे पे मर्डर के चार्जेस लगेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के, BNS के, जो है सेक्शन 25। सो सेक्शन 25 ऑफ BNS रीड्स एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। पहले हम ये सेक्शन कहाँ पढ़ते थे IPC में? 87 ऑफ कोर्स, जैसे ये लाइन में ही है। तो इसको सबसे पहले समझने से पहले हम इसमें जो भी इलस्ट्रेशन लिखा है, सेम ही लिखा है IPC BNS दोनों में, इलस्ट्रेशन पहले पढ़ेंगे ताकि इस सेक्शन की हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मान लो मैं और आप, हम दोनों फेंसिंग कंपटीशन में, आपको फेंसिंग पता है ना, मतलब एक फेंसिंग होता है जो कंपाउंड वॉल को हम फेंस करते हैं, एक कंपाउंड वॉल बनाते हैं, उस पर बार्क वायर बनाते हैं, वो फेंसिंग अलग। और ये वाला जो दूसरा फेंसिंग है जो यहाँ कहा गया है, आपने कभी अगर टॉम एंड जेरी देखा हो तो वहाँ पे तलवार जैसे ना ऐसी एक स्ट्रिंग होती है, इट्स नॉट लाइक अ तलवार, पर उससे वो टॉम और जेरी एक दूसरे को ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं, उस गेम को फेंसिंग बोलते हैं। अभी आपने देखा हुआ होगा सली जैसा जो होता है कितना पॉइंटेड होता है, अगर किसी के घुस गया ना पेट वेट में, तो मतलब इंसान का तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो ये जो सेक्शन है ना,
नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन नंबर 24, आई एम सो सॉरी, विच इज़ सेक्शन नंबर 25 ऑफ BNS, वो यही कहता है कि अगर आप और मैं एक फेंसिंग कंपटीशन में उतर गए, अब यहाँ पे चीज़ ऐसी है कि हम दोनों को पता है कि ये डेंजरस है, पर हम दोनों को पता है कि ये इतना डेंजरस नहीं है जिससे हम दोनों की डेथ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएगा। हम दोनों ने एक दूसरे की कंसेंट लेके ही, सब टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री होके ही जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, ये बोल के ही अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ फेंसिंग करने लग गए, उसमें ही ऐसा कुछ हो गया जिसके वजह से आपने मुझे वो, आपका जो फेंसिंग का जो वेपन था वो मुझको लग गया और मुझको बहुत ही ज़्यादा हार्म कॉज हुआ, बहुत ही ज़्यादा हार्म कॉज हुआ, तो क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है? ये देखो, एक तो दो चीज़ें होती है, एक तो इंटेंशन, आपका इंटेंशन था या नहीं था वो ऑफेंस करना, इट मे बी अ फॉल प्ले, उसी दौरान मारा मारी फेंसिंग फुंसिंग के बीच दौरान आपके हाथ से मुझे लग जाना, आप यहाँ पे कटघरे में जनरल एक्सेप्शंस में आते हो, क्योंकि आपका ये मोटो नहीं था, इंटेंशन नहीं था फेंसिंग मेरे साथ करो क्योंकि आपको मुझे मारना है, अगर होता तो आप जनरल एक्सेप्शंस में नहीं आते। तो ये सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 25, वो वही कहता है जहाँ पे कोई ऐसा एक्ट किया गया हो जहाँ पे इंटेंशन नहीं था और पार्टीज़ को पता भी नहीं था कि ये एक्ट करने से बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा किसी का, या इतना कि वो डेथ तक भी किसी के जा सकता है। तो किसी, कोई भी पार्टी, दोनों के पार्टी के, दोनों पार्टीज़ के बीच जब फेंसिंग का फाइट हो रहा था तब किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी के हाथ पे लग गया तो वो इस केस में, इस सेक्शन में जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर जाएगा। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 26 विच स्टेट्स act not intended to cause death by consent in good faith for person's benefit। अभी ये हमने पढ़ा हुआ है IPC के सेक्शन नंबर 88 में। फर्दर मोर इसको इलेबोरेट करने से पहले हम इसका एक एग्जाम्पल जान लेंगे। अब ये जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26, ये एक एग्जाम्पल से अगर हम जाने तो ये सेक्शन ये कहता है कि सपोज़ मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक पेशेंट हो, आप मेरे पास आए कुछ कंप्लेंट लेके और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है जिसका एक ही इलाज है आपका ऑपरेट आपको करना, आपका ऑपरेशन करना। अभी मैं आपके अच्छे के लिए सोच रही हूँ, तो मैंने अच्छे मन से आपका अच्छा सोच के आप पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिस परफॉर्मेंस के दौरान आपको थोड़ा सा पेन हो गया, हर्ट कॉज हो गया, या तो मैंने कहता ना ऑपरेट करने से पहले स्केपल से टेयर करते हैं, तो टाँके लगाने के टाइम, निकालने के टाइम ये जो भी हार्म आपको होता है, तो क्या आप उस हार्म के अगेंस्ट मुझको एज अ डॉक्टर सू कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस एक्ट वॉज डन फॉर योर बेनिफिट विथ योर कंसेंट एंड इन गुड फेथ। और ये जो हार्म आपको हुआ है उसके अगेंस्ट अगर एज अ डॉक्टर मैं ये जानती हूँ कि आपका लाइफ आगे जाके बहुत अच्छा होगा, आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, उसके लिए थोड़ा पेन बेयर करना इज़ फाइन, ऑपरेशन में उतना होगा ही, तो आई विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर दिस सेक्शन। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था। सेक्शन 26 का हम अगर रूट मीनिंग देखें तो वो यही कहता है कि जब किसी का भी डेथ कॉज करना इंटेंशन ना हो और वो किसी के कंसेंट से किया गया हो, उस पर वो एक्ट और अच्छे मन से किया हो गया हो, उस सामने वाले के बेनिफिट के लिए किया गया हो। अभी कंसेंट की बात करें तो अगर मैं आपको ऑपरेट करूँ तो कंसेंट फॉर्म तो आप देंगे ही। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए करता है विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज हार्म और कॉज डेथ टू दैट अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन इन गुड फेथ, तो उस एक्ट को डिफेंस मिल जाएगा अंडर दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 26 ऑफ BNS। अब हम जाते हैं अगले सेक्शन ऑफ BNS पे विच इज सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन नंबर 27 कहता है
एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ अ गार्डियन। अगर आप ऐसा कुछ एक्ट कर रहे हो अच्छे मन से जिससे कोई भी माइनर पर्सन यानी जो चाइल्ड हो, चाइल्ड का डेफिनेशन इस एक्ट में सेक्शन 2 में दिया गया है। अगर आप किसी बच्चे के अच्छे के लिए एक एक्ट करते हो या आप किसी पर्सन हु इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, who does not have the capacity of stating what is right and what is wrong, उसके बेनिफिट में अगर आप कुछ अच्छे मन से करते हो, उसके वो चाइल्ड के या वो अनसाउंड माइंड पर्सन के गार्डियन को पूछ के उनके कंसेंट से, तो उन ऐसे एक्ट्स को हम ऑफेंसेस नहीं बोलेंगे। पर ये ऑफेंसेस कब बनेंगे? अगर आपने ऐसा कुछ किया हो जिसके वजह से सामने वाले की डेथ हो या अटेम्प्टिंग टू कॉज हिज डेथ हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया हो जिसके वजह से सामने वाला जो है उसको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चोटें आएगी। आपने जो किया है आपको मालूम है कि उसके वजह से जो सामने वाला है उसके ऊपर एक अटेम्प्ट बन जाएगा ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, या तो आपके हाथ से एक अबेटमेंट हो जाएगा ऑफ एन ऑफेंस, तो आपको इस डेफिनेशन की इस सेक्शन में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। आप अगर अच्छे मन से किसी माइनर या किसी गार्डियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, आई एम सो सॉरी, अगर आप अच्छे मन से किसी माइनर के लिए या किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के लिए उनके रिस्पेक्टिव गार्डियन के परमिशन से, कंसेंट से कुछ करने जाते हो, तो आपको ज़रूर इस सेक्शन के अंडर डिफेंस मिलेगा। सो टू सम अप, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपको इस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 27 के अंडर तभी प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आपने माइनर या किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें की है उनके रिस्पेक्टेड गार्डियंस के कंसेंट से। और जैसे कि हमने कहा कि अगर वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कॉज करेंगी और ये बात आपको पता है उनके लाइफ को थ्रेटनिंग होगी, या तो आपके हाथों किसी चीज़ का अबेटमेंट, किसी ऑफेंस का अबेटमेंट हो जाएगा, तो ऐसे सारे केसेस में ये जो भी सेक्शन नंबर 27 है आपको इसका डिफेंस नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू डू इट इन गुड फेथ एंड द एक्ट शुडेंट बी फॉलिंग इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस गिवन बाय दिस सेक्शन। अब हम जाते हैं आगे वाले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 28 ऑफ BNS, जो कि सेक्शन नंबर 90 ऑफ IPC। अभी ये जो सेक्शन है ना, ये इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे आपने ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक कंसेंट को लेके बात होती है। तो वहाँ पे वो एक्ट क्या कहता है, ठीक है भले कंसेंट हो पर वो कंसेंट फ्री होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि कोअर्जन नहीं, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, ये नहीं वो नहीं, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं, फ्रॉड नहीं। सिमिलरली BNS जो पहले IPC था वो भी यही कहता था, BNS भी अभी यही कहता है कि अगर कंसेंट हो तो वो कंसेंट अगर आपको इंजरी का फियर देके किया गया हो या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स से किया गया हो तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। यानी कंसेंट को सच में कंसेंट मानने के लिए सेक्शन 90 में नहीं आना। सिमिलरली अगर हम BNS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंसेंट को लॉ तभी कंसेंट मानेगा जब वो सेक्शन नंबर 28 के अंडर नहीं आता है। सिंपली ये बताओ तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझको आपके प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन चाहिए, या तो मैं आपका हाथ तोड़ रही हूँ अभी के अभी या तो पैर तोड़ रही हूँ अभी के अभी, तो आपने कंसेंट दे दिया, बट दैट कंसेंट वॉज इट अ वैलिड कंसेंट? नो, बिकॉज इट वॉज डन अंडर द फियर ऑफ इंजरी। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला किसी चीज़ के बारे में
और मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बोल रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी जिस चीज़ को लेके, वो इन्फॉर्मेशन किसी और चीज़ को लेके थी और मैंने आपको गलत चीज़ को लेके सेम इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो क्या आपने अगर कंसेंट दिया उस चीज़ के लिए, तो क्या वो कंसेंट वैलिड है? नहीं। तो सेक्शन 28 यही कहता है ऑफ BNS कि कंसेंट को प्रॉपर कंसेंट कहने के लिए, इस एक्ट के अंदर प्रॉपर कंसेंट होने के लिए ये 28 के अंदर नहीं फॉल करना चाहिए। यानी इट देयर शुड बी नो प्लेस फॉर, नो रूम फॉर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर मस्ट बी नो रूम फॉर फियर ऑफ इंजरी। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ सेक्शन नंबर 29। तो सेक्शन नंबर 29 जो है वो पहले सेक्शन नंबर 91 हुआ करता था ऑफ IPC। तो मैं आपको अभी, अब ध्यान से अभी ये बात समझिएगा, सेक्शन नंबर 91 जो IPC का था वही अभी सेक्शन नंबर 29 बन चुका है BNS का। तो जैसे कि हमने पहले 3 सेक्शंस अभी पढ़े, दैट इज़ सेक्शन नंबर 25, 26 और 27। यानी कि जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये पढ़ा था, सेक्शन नंबर 25 में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक्ट अगर ऐसा है जहाँ पे इंजरी या डेथ की पॉसिबिलिटी नहीं है और दोनों पार्टीज़ का कंसेंट है, उनको नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, इंटेंशन नहीं था टू कॉज डेथ और इंजरी और हो गया, जैसे हमने फेंसिंग का एग्जांपल पढ़ा था, तो वो हो गया सेक्शन 25। जैसे सेक्शन 26 हम पढ़ चुके थे, सेक्शन 26 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट ऑफ इन गुड फेथ ऑफ अ पर्सन्स फॉर अ पर्सन्स बेनिफिट। तो एक हो गया अपना 25 सेक्शन नंबर, जो कि कहता था कि दोनों पार्टीज़ का कोई भी ऐसे इंटेंशन नहीं था एक दूसरे को मार डालना, जान से हार्म करना, पर वो अगर हो गया और दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे की कॉन्सेंट ली थी वो एक्ट करने से पहले, जिसके दौरान ये हो गया, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 26 जो कहता है कि एक पार्टी ने अगर किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए कुछ किया हो जिसके वजह से उसको थोड़ा सा हार्म होगा, पर आगे जो ग्रेटर रिस्क है वो उसकी टल जाएगी, तो फिर उसने जो हार्म किया है, द फॉर्मर पर्सन इज कॉजिंग दैट स्मॉल हार्म इज़ नॉट एन ऑफेंस, जो हमने ऑपरेशन वाला एग्जाम्पल देखा था डॉक्टर और पेशेंट का। थर्ड था हमारा सेक्शन नंबर 27। तो सेक्शन नंबर 27 जैसे हमने ये पढ़ा था कि आप कोई भी एक्ट अगर ऐसे करते हो किसी माइनर के बेनिफिट के लिए या किसी पर्सन हुज ऑफ अनसाउंड माइंड उसके बेनिफिट के लिए उनके रिस्पेक्टिव गार्डियन के कंसेंट से, अनलेस इट इज़ नॉट फॉलिंग इन द एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 27, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अब ये वाला जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 29, वो ये कहता है कि सेक्शन नंबर 25, 26 और 27 में आपने जितने भी एक्ट्स किए हो, यानी कि फेंसिंग, ऑपरेशन और कोई भी एक्ट जो माइनर या अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए हो, ये तीनों सेक्शंस के अंडर आप जो भी एक्ट्स करते हो वो सारे एक्ट्स ऑफेंसेस नहीं होने चाहिए। अगर वो सारे ऑफेंसेस है तो इन सारे सेक्शंस में 25, 26 और 27 में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखिए, फेंसिंग करना तो ऑफेंस नहीं है, तो फेंसिंग के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है तो हम सेक्शन 25 का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑपरेशन करना कोई ऑफेंस नहीं है अनलेस देयर वाज अ इंटेंशन टू किल द पेशेंट। ऑपरेशन करना कोई भी ऑफेंस नहीं है, तो सेक्शन 26 का बेनिफिट ले सकते हो। 27 में किसी माइनर या अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के बेनिफिट में सोचना ऑफेंस नहीं है, उसके लिए काम करना, अच्छा काम करना, उसके अच्छाई के लिए ऑफेंस नहीं है, तो 27 का बेनिफिट ले सकते हो। पर अगर ये फेंसिंग, ऑपरेशन और बेनिफिट ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये जो तीनों सेक्शंस है इसमें आप एक्ट्स ही अगर ऐसे कर रहे हो कि जो इन इट सेल्फ ऑफेंस है, तो फिर आप इन तीनों सेक्शन के डिफेंस नहीं ले सकते। अब ये जो सेक्शन नंबर 29 है ना, इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया है, उससे हम और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे।
अब देखो, मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इटसेल्फ, बट if it is done for the benefit of the mother adhering to her health, then it does not become an offense. It is for the benefit of that person, ताकि आगे जाके और भी ज़्यादा बड़ी रिस्क टल जाए। तो जो मिसकैरेज करने वाला है, तो इंटेंडेड पर्सन, जो भी वो पर्सन करेगा, उसको इस सेक्शन में मिल जाएगी डिफेंस। जनरल एक्सेप्शन में वो फॉल हो जाएगा। सो कमिंग टू अ कंक्लूजन, 25, 26 और 27 में किए गए एक्ट्स अगर ऑफेंसेस नहीं कॉन्स्टिट्यूट करते हो, तो ही आपको इन तीनों रिस्पेक्टिव सेक्शंस का जो भी डिफेंस है, जो भी जिसके भी वजह से आप रिस्पेक्टिवली 3 जनरल डिफेंसेस में एक्सेप्शंस में फॉल करते हो, वो आपको मिल जाएंगे। ये कहता है सेक्शन नंबर 29 ऑफ BNS। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 ऑफ BNS की। तो सेक्शन नंबर 30 ऑफ BNS बन जाता है अपना पहले का IPC का सेक्शन नंबर 92। तो फटाक से कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 30 कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। आप ये आई थिंक स्ट्रेट अप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेक्शन है कि अगर आप किसी के फ़ायदे के लिए बिना उसका कंसेंट लिए, बिना उसको पूछे, बिना उसकी इजाज़त लिए कुछ एक्ट करते हो जिससे कि उसका फ़ायदा हो, तो फिर उस एक्ट को अच्छे मन से करते हो, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हम अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। ऐसे नहीं है कि तो फिर मैंने कुछ भी कर दिया जिसके वजह से मुझको लगा आपका फ़ायदा है और मैंने कर लिया, तो मैं इस एक्सेप्शन में आ जाऊंगी, ये मैं इस जनरल डिफेंस में, जनरल एक्सेप्शन में आ जाऊंगी। इसका ये नहीं मतलब। इसका मतलब ये है कि आगे अगर हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 30 में जैसे हमको पहले वाले सेक्शन में जैसे हमने पढ़ा था, दैट इज़ एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन, वैसे ही इस सेक्शन ने कुछ लिमिटेशंस लगाए। मैंने अच्छे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए अच्छे मन से कुछ एक्ट किया तो ऑफेंस कंस्टिट्यूट नहीं करेगा, अनलेस मैं वो एक्ट ऐसे कर रही हूँ जिसके वजह से मुझे पता है कि आपकी डेथ नहीं होगी, या अटेम्प्ट टू डेथ आपकी मेरे हाथों नहीं होगी। मेरे हाथों कोई अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस नहीं होगा, आपको हर्ट कॉज नहीं होगा, या आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं कॉज होगा। बेसिकली आपके लाइफ को थ्रेट नहीं होगा, आपको कहीं पे भी तकलीफ़, दर्द, दुविधा नहीं होगी, ये मुझे पता है। और मैं आपके कंसेंट के बिना आपके बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट कर देती हूँ मेरे अच्छे मन से, तो उस एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 30। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 31 ऑफ BNS। तो सेक्शन नंबर 31 ऑफ BNS जो है वो सेक्शन नंबर 93 था IPC का। तो लेट्स डू सेक्शन 31 विच स्टेट्स कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब इसको ना एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते। एग्जाम्पल अच्छा नहीं है पर समझ में अच्छे से आएगा। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ और कोई पेशेंट है जिसको कोई मेजर बीमारी हो गई है। अब उसके पास सिर्फ 4 ही महीने बचे, उसके आखिरी 4 महीने। वो बेचारा बैठा है, खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है। मैं वहाँ पे गई, मैंने एज अ डॉक्टर उसको जो है वो मैंने उसको मेरे अच्छे मन से जो है वो बोला, क्योंकि ये मेरा ड्यूटी है। मुझको लगा मैंने उसको बोलना चाहिए कि आपके पास भाई साहब अभी ना 4 ही महीने बचे। मैंने उसको जाके ये चीज़ बोला, जो सच है वो सच है, भाई साहब आपको ये बीमारी और आपके हाथ में ना अभी 4 ही महीने बचे। उसको शॉक लग गया और वो शॉक से मर गया। तो क्या मैंने कोई ऑफेंस किया है? क्या मैंने गुनाह किया उसको बोल के? जो फैक्ट है उसको बोल के क्या मैंने कोई ऑफेंस किया? नो, बिकॉज आई एम डिफेंडेड बाय सेक्शन नंबर 31 ऑफ BNS, जो ये कहता है कि कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर मैं गुड फेथ से उसको बोल रही हूँ कुछ जिसके वजह से मुझे भनक भी नहीं है कि वो शॉक में आके चला जाएगा, मैं बस मेरी ड्यूटी कर रही हूँ, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम ऑफेंस नहीं मानेंगे।
बाय द वे मैं एक बात बता दूँ आगे जाने से पहले, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी सामने वाले के बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ सोच के उसको गुड फेथ में अच्छे मन से कुछ कम्युनिकेट करते हैं, और हम कुछ और इमेजिन करते हैं कि हमने हमारी ड्यूटी की, हमने इसके बेनिफिट के लिए इसको बोल दिया और हमने अच्छा ही सोचा था, पर उस शौक में उसको कुछ हो गया। तो इस केस में भी यू कैन डिफेंड योर सेल्फ बिकॉज यू फॉल अंडर द जनरल एक्सेप्शंस गिवन अंडर सेक्शन 31 ऑफ BNS। अभी आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 32 ऑफ BNS, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपाइल्ड बाय थ्रेट्स। इसको हम पहले पढ़ते थे सेक्शन नंबर 94 में ऑफ IPC। तो सेक्शन नंबर 32 जो है BNS का, जैसे कि ये पहले सेक्शन नंबर 94 हुआ करता था IPC का, जैसे मैंने कहा, तो ये सेक्शन बात करता है इंस्टेंट डेथ के थ्रेट्स की। अगर मैं आपको ऐसे आके कहती हूँ कि मुझे अभी के अभी आपके प्रॉपर्टी जो पेपर्स है उस पर मेरा नाम लिख के मैंने साइन किया, अभी आपका साइन चाहिए, या तो मैं चाकू लगा के खड़ी हूँ आपके दिल के पास, मैं भोंक दूंगी चाकू, आपकी तो इंस्टेंट डेथ हो जाएगी उससे। तो आप उस डर में आके साइन करते, आप कोर्ट के पास जाते और कहते कि ये मेरा वैलिड कंसेंट नहीं है बिकॉज आई एम पुट अंडर द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। यानी कि अगर आपको सेक्शन 32 का बेनिफिट लेना हो तो सेक्शन 32 कहता है यही सारे एक्ट्स जिसके वजह से, जिसके ऊपर वो एक्ट हुआ हो, वो पर्सन जो है वो इंस्टेंट डेथ के थ्रेट में अगर आके उसने कुछ किया हो तो ही वो इस एक्ट के, इस सेक्शन के, सेक्शन नंबर 32 के जनरल डिफरेंसेस के फॉल करेगा या तो नहीं करेगा। यानी कि सेक्शन 32 इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि यहाँ पे द थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, अंडरलाइन करना जब आप सेक्शन पढ़ोगे, इज़ नेसेसरी, रिक्विजिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे विच इज सेक्शन नंबर 33, लास्ट सेक्शन ऑफ द जनरल डेफिनेशंस अंडर BNS, जो कि पहले हुआ करता था सेक्शन नंबर 95। बेसिकली ये सेक्शन इतना ज़्यादा कुछ नहीं, यही कहता है कि अगर छोटा मोटा स्लाइट हार्म हो गया हो जिसके वजह से सब लोग कोर्ट पे नहीं जाते, तो अगर मैं चली गई तो इट्स नॉट दैट हमेशा ही मुझे एंटरटेन किया जाएगा, बिकॉज ऑर्डिनरी वो ऑफेंस नहीं मानेगा कोर्ट। मोर देन एंटरटेनिंग में आई वुड से कि छोटा मोटा अगर यहाँ वहाँ कुछ हो गया, अनबन शनबन हो गई, तो हमेशा आई कांट गो टू द कोर्ट बिकॉज कोर्ट हैज़ रियली हीनियस थिंग्स टू डू। अगर वो कोर्ट को लगता है अपने से सेटलमेंट में सॉल्व हो जाएगा तो उस चीज़ को कोर्ट ऑफेंस नहीं मानेगी। तो ये था सेक्शन नंबर 95। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, हम इतनी मेहनत करते हैं यार, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल पे, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। हम इसके आगे की सीरीज़ लेके आएंगे, दैट इज़ वील स्टार्ट फ्रॉम अगले चैप्टर, अगले वीडियो में सेक्शन नंबर 34 से हम स्टार्ट करेंगे जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रेन वाइट।